तो चलिए आप सबका स्वागत है फिर से क्रैश कोर्स में। चलो तब हम टॉपिक शुरू करते हैं और आप लोग अच्छे से समझिए। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फोर्स की। अब ये कुछ जो सिंपल सिंपल चीजें हैं उनको हम थोड़ा जल्दी से कवर करेंगे क्योंकि ये सब आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं बताना उचित समझता हूं। तो फोर्स क्या होता है? कोई भी पुल या पुश, खींचना या धकेलना, इसको फोर्स बोला जाता है। जो क्या करने की कोशिश करता है? किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है। वो स्टेट रेस्ट की भी हो सकती है या यूनिफॉर्म मोशन की भी हो सकती है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर फोर्स लग रहा है तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर होगा। क्या इफेक्ट हो सकता है रिजल्टेंट फोर्स का? पहला, इट में चेंज ओनली स्पीड। ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ पार्टिकल की स्पीड चेंज कर दे। देन इट मे बी पॉसिबल इट कैन चेंज ओनली द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करे, या ऐसा हो सकता है कि वो स्पीड और डायरेक्शन दोनों को चेंज कर दे। और या फिर अगर हमको लग रहा है ना तो स्पीड चेंज हो रही है ना डायरेक्शन, तो वो फोर्स क्या कर सकता है? बॉडी की साइज एंड शेप को चेंज कर सकता है। अगर फोर्स लग रहा है तो कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट जरूर होगा, और वो इन चारों में से किसी भी फॉर्म में हो सकता है। देन व्हाट आर द यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ फोर्स? इनको हम थोड़ा डिस्कस कर लें। तो एसआई यूनिट जो है फोर्स की वो होती है न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। सीजीएस यूनिट होती है डाइन, दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर, सॉरी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन जो है 10⁵ डाइन के बराबर होता है। एक यूनिट होती है किलोग्राम फोर्स। इसमें कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। किलोग्राम फोर्स क्या होता है? द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ 1 kg बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड किलोग्राम फोर्स। बेसिकली जैसे हम अपना वेट मेजर करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हमारा वेट है 60 kg। अब वेट जो है वो फोर्स होता है, लेकिन केजी जो है वो मास की यूनिट है। तो जब हम 60 kg बोल रहे हैं यानी कि हम अपना वेट तो बता नहीं रहे, एक्चुअली हमने मास बताया। तो वो यूनिट जनरली हम बोलते केजी में ही है, लेकिन वो यूनिट कौन सी होती है? वो यूनिट होती है केजीएफ। यानी कि हम किस में बता रहे हैं? केजी फोर्स में। केजी फोर्स का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा वेट 50 kg हमने बोला तो उसको हम जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वेट है वो किस में आ जाएगा? न्यूटन में आ जाएगा। तो इस तरह से केजी फोर्स का मतलब होता है कि इफ वी मल्टीप्लाई दैट रीडिंग विद जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन वी विल गेट द फोर्स इन न्यूटन। ओके, ठीक है। तो केजीएफ इज फोर्स इन न्यूटन डिवाइडेड बाय जी। और अगर हमें फोर्स इन न्यूटन निकालना है तो किलोग्राम फोर्स की रीडिंग जो है उसको जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही हम यहां पर बता रहे हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का क्या होता है? MLT-2। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट। तो कांटेक्ट के आधार पे फोर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक कहलाता है फील्ड फोर्स, एक कहलाता है कांटेक्ट फोर्स। फील्ड फोर्स मतलब जिसमें दो पार्टिकल्स का कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। जैसे दो पार्टिकल अगर बहुत दूर दूर भी हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके लिए दो बॉडीज को एक दूसरे के कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है, तब भी वो फोर्स लगता है। उसको कांटेक्ट फोर्स बोला जाता, सॉरी उसको फील्ड फोर्स बोला जाता है। और जिस के लिए हमें कांटेक्ट की जरूरत होती है, जैसे हमें किसी चीज को धक्का देना है तो हमें उसके कांटेक्ट में जाना पड़ेगा धक्का देने के लिए, तो हमारा हाथ जो उस पर फोर्स लगाएगा जनरली वो नॉर्मल फोर्स कहलाता है, तो उसके लिए कांटेक्ट की जरूरत होगी। ठीक है। एक सवाल पूछा है कृष्णांशु ने कि जब हम वेट को मेजर करते हैं तो वो केजी में ही होता है। एक्चुअली वो केजीएफ होता है, जनरली हम अवॉइड कर देते हैं एफ वाली टर्म। तो केजी में जब हम वेट मेजर कर रहे हैं दैट मीन्स दैट यूनिट इज किलोग्राम फोर्स। हम उसको जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट किस में आएगा? न्यूटन में। तो एक तरीके से वो केजी की बात करें तो वो मास हो जाएगा अगर हम सिर्फ केजी में बात कर रहे हैं। तो जनरली ये कॉमन एक नोटेशन बन गया कि हम केजी बोल देते हैं, लेकिन अगर हम एक्चुअली उसको न्यूटन में यूज करें, जैसे कोई एक ब्लॉक का मास है 5 kg, तो आप उसका वेट 5 kg नहीं लिखोगे, 5 में जी क्या करोगे? मल्टीप्लाई करके लिखोगे। जब हम कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे mg लिखते हैं हम। ठीक है, तो बोलते वेट हैं, देते केजी में वैल्यू है, तो वो केजीएफ रीडिंग होती है। ठीक है। तो फील्ड फोर्स क्या होता है कि जब फोर्स डिस्टेंस से ही दूसरी बॉडी पर फोर्स लगा सके, जैसे हम नॉर्मली जो देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दीज आर फील्ड फोर्सेस। ठीक है। उसके बाद कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? जिसके लिए कांटेक्ट में आने की जरूरत पड़ती है। तो फोर्सेस विच आर ट्रांसमिटेड बिटवीन बॉडीज
बाय शॉर्ट रेंज एटॉमिक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम इन कॉन्टैक्ट दे एक्सर्ट कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन ईच अदर। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं? मेनली जो हम पढ़ते हैं नॉर्मल, टेंशन एंड फ्रिक्शन। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा है कि 1 न्यूटन में कितने केजीएफ होते हैं? देखो बेसिकली 1 केजीएफ इंटू जी, ये किसके बराबर आएगा? फोर्स न्यूटन के बराबर आएगा। तो अगर जी को मैं 9.8 यूज करता हूं जो एक्चुअल वैल्यू है, तो 9.8 न्यूटन आ जाएगा। तो यहां से हम बता सकते हैं कि 1 न्यूटन में कितने केजीएफ होंगे। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1/9.8 केजीएफ, और जी को 10 लेंगे तो इसके हिसाब से आंसर्स आ जाएंगे। चलो अब हम बात करते हैं नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है? नॉर्मल फोर्स वो कांटेक्ट फोर्स होता है जो नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू दी सरफेस लगता है। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। अब नॉर्मल क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है कि दो सरफेसेस कितने स्ट्रांगली एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे दो सरफेसेस हैं, जैसे मेरे दो हाथ हैं, मान लो इनको मैंने ऐसे धीरे से टच किया तो कम प्रेसिंग है तो कम नॉर्मल लगेगा, मैंने ज्यादा जोर से प्रेस किया तो ज्यादा नॉर्मल लगेगा। ऐसे हम किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं तो जितनी ज्यादा हम प्रेसिंग करेंगे उतना ज्यादा नॉर्मल फोर्स लगता है। और ये कैसा नेचर में होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इनफैक्ट जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ये याद रखना है, कई बार इससे रिलेटेड कुछ पूछ ले। तो नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन, दीज ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इनका बेसिक ओरिजिन क्या है? चार्ज है। अच्छा, एक और सवाल पूछा है, क्या केजी वेट और न्यूटन सेम होता है? अभी मैंने बताया वही, केजी वेट और न्यूटन सेम नहीं होता है। केजी वेट या केजी फोर्स जो भी हम बोल रहे हैं उसको जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूटन में रिजल्ट मिलेगा। जैसे हमने अपना वेट मेजर किया, इट्स 60 केजी, तो दैट इज एक्चुअली मास हम बोल सकते हैं, या फोर्स बोले तो केजी एफ में वो फोर्स है। अब हम आगे जैसे प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे कि बॉडी का मास m है तो उस पे नीचे कितना अर्थ फोर्स लगा रही होगी, तो m इंटू जी करते हैं, और वो किस में आती है वैल्यू? न्यूटन में। तो 60 केजी अगर हमने वेट मेजर किया तो उसको g से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट आंसर इन न्यूटन। अब g को अगर मैं 9.8 मानूंगा तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। 10 मान लेते हैं यहां पर सिंप्लिसिटी के लिए जस्ट, तो 600 न्यूटन। तो केजी वेट या केजी फोर्स और न्यूटन सेम चीज नहीं है। केजी फोर्स को जी से मल्टीप्लाई करेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, देन वी विल गेट फोर्स इन न्यूटन। चलिए तो वापस इधर आते हैं। तो अब नॉर्मल, तो एक जैसे ब्लॉक मान लो अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, तो ये अर्थ को प्रेस कर रहा है। अब इसका कॉन्टेक्ट सरफेस कौन सा है? कॉन्टेक्ट सरफेस ये वाला सरफेस है। तो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो कॉन्टेक्ट फोर्स लगता है या कॉन्टेक्ट फोर्स का कंपोनेंट आता है उसी को नॉर्मल बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पे अर्थ जो है, सॉरी ब्लॉक जो है वो अर्थ को नीचे दबा रहा है, तो ब्लॉक ने अर्थ पे नीचे की तरफ फोर्स लगाया, और ऐसी अर्थ ने ब्लॉक पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाया। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है? नॉर्मल फोर्स बोला जाता है। समझ आ रहा है? तो ब्लॉक ने अर्थ को नीचे दबाया, अर्थ ने ब्लॉक को ऊपर की तरफ धक्का दिया, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स विच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। आगे हम देखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ से ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में क्या होंगे? बराबर, डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन होंगे। ठीक है, आगे हम उसको और समझेंगे एक्शन रिएक्शन को, थर्ड लॉ को। अब एक और चीज का ध्यान रखना है, कई बार किसी बॉडी में जैसे ऐसे चार अलग अलग कॉन्टेक्ट पॉइंट्स, जैसे एक टेबल रखा हुआ है, तो हमें चार नॉर्मल बनाने पड़ेंगे बॉडी पे। जैसे एक बॉडी का मतलब, वैसे तो एक बॉडी के भी हम इनफाइनाइट सरफेसेस बोल सकते हैं, लेकिन अगर एक बॉडी है तो उसका जनरली हम कॉन्टेक्ट देखते हैं, तो इसको एक ही सरफेस मान लेते हैं। अगर ये अर्थ पे रखी हुई तो इसको एक कॉन्टेक्ट मान लेते हैं, एक नॉर्मल बनाएंगे। लेकिन अगर वो चार जगह पर ऐसे कॉन्टेक्ट में आ रहा है, जैसे इस टेबल के चार पांव हैं, तो हमें चार नॉर्मल बनाने पड़ेंगे। और वो चारों नॉर्मल बराबर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। जैसे अगर मान लो टेबल यूनिफॉर्म है तो चारों बराबर हो जाएंगे, लेकिन अगर टेबल के एक साइड पे हमने कोई बुक रख दी यहां पर, तो इस तरफ का नॉर्मल बढ़ सकता है। तो वो बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो
ये चारों जो पांव हैं ये क्या कर रहे हैं, सरफेस पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और सरफेस ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। एक और चीज ध्यान रखना, ये जो कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल फोर्स, ये जिस ऑब्जेक्ट पे हम बात करते हैं उस पे कहां लगता है, टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने इस हाथ से इस हाथ को प्रेस किया तो मेरा ये हाथ जो है, इस हाथ पे फोर्स कहां लगेगा, कांटेक्ट फोर्स इधर लगेगा और इस हाथ पे इधर। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो कांटेक्ट फोर्स इसकी तरफ लगेगा, ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी तरफ। तो जैसे अर्थ ऑब्जेक्ट है, अर्थ को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो अर्थ पे कांटेक्ट फोर्स कहां लगेगा, नीचे की तरफ। और अगर हम टेबल को ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं तो कहां लगेगा कांटेक्ट फोर्स, ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है। अब अगर कोई इंक्लाइंड सरफेस है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। अब सरफेस क्या है ये, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लग जाएगा कांटेक्ट फोर्स इस तरह से। ठीक है। तो इस पे किस पे बनाया, सरफेस पे कहां बन जाएगा, मतलब सरफेस की तरफ, और ब्लॉक पे कहां बन जाएगा, ब्लॉक की तरफ। इस तरह से नॉर्मल फोर्स लगता है। ठीक है। वैसे सिंपल चीजें हैं, ये आपको सबको पता ही होंगी, लेकिन शॉर्ट में हम इनको भी कवर करते हैं, बाई चांस कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। फिर टेंशन, टेंशन क्या होती है, टेंशन भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो कब लगती है, जब हम एक स्ट्रिंग को, रस्सी को खींचने की कोशिश करते हैं। देखो, रस्सी को सिर्फ खींच के ही फोर्स जनरेट कर सकते हैं, उसको छोटा करोगे तो वो क्या हो जाएगी, स्लैक हो जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी, तो उसमें फोर्स नहीं आएगा। तो रस्सी को जब हम खींचते हैं और उसकी लेंथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो उसके लेंथ के बढ़ने का अपोज करती है और उसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाता है, उसी फोर्स को टेंशन बोला जाता है। ठीक है। तो इस रस्सी है, इसके दोनों सिरों को हमने खींचा, तो दोनों सिरों को खींचा तो इससे इसमें टेंशन डेवलप हुई। कैसे होती है वो टेंशन डेवलप, उसको भी समझते हैं। तो स्ट्रिंग को हम ये मान सकते हैं कि बहुत सारे स्मॉल सेगमेंट से बनी हुई है या इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो कोई भी दो पार्टिकल क्या करते हैं, एक फिक्स दूरी पर रहने की कोशिश करते हैं। अगर हम उसको खींचतान करेंगे तो वो उसका क्या करेंगे, अपोज करेंगे। जैसे मान लो रस्सी के कुछ मॉलिक्यूल्स हमने ऐसे मान लिए, तो जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये वाला मान लेते हैं हम, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। तो ये दो मॉलिक्यूल एक फिक्स डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं एक दूसरे से। अब हमने दोनों एंड से फोर्स लगाकर क्या किया, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश की। तो ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल पहले मॉलिक्यूल को दूर जाने से रोकेगा, तो एक फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, और पहला वाला दूसरे को दूर जाने से रोकेगा तो वो अपनी तरफ एक फोर्स लगाएगा। तो यही जो फोर्स रस्सी में डेवलप होता है जब रस्सी को खींचने की कोशिश की जाती है, इसी फोर्स को क्या बोला जाता है, टेंशन बोला जाता है। ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और आगे हम और भी चीजें देखते हैं कि अगर एक रस्सी मासलेस होती है या लाइट स्ट्रिंग होती है, उसके हर पॉइंट पे टेंशन क्या होती है, सेम होती है। ठीक है। तो मासलेस या लाइट स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है। फिर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट होता है जो सरफेस के अलोंग लगता है, यानी कि टेंजेंशियल टू दी सरफेस लगता है। और वो क्या करता है, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है दो सरफेसेस के बीच में। अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो उसका अपोज करेगा, अगर होने की टेंडेंसी है तो उसका अपोज करेगा। इसको भी हम समझेंगे आज के लेक्चर में ही। ठीक है। तो एक ब्लॉक अगर मान लो राइट की तरफ जा रहा है तो सरफेस के रिलेटिव इसका जो डिस्प्लेसमेंट है या मोशन है राइट की तरफ हो रहा है, तो फ्रिक्शन कहां लग जाएगा, लेफ्ट की तरफ फ्रिक्शन इस पे लग जाएगा, और सरफेस पे उसका रिएक्शन पेयर कहां लग जाएगा, राइट की तरफ। चलो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ सबको पता ही है, जनरली कॉमन, सबसे कॉमन सेंस क्या कहती है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये थर्ड लॉ है। लेकिन इसमें भी हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि एक्शन रिएक्शन में भी कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक्शन रिएक्शन तो है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है, एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पे होता है। सेम बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन नहीं हो सकता। तो एक्शन एंड रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पे होता है, सेम टाइम पे होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अलग होती है। ठीक है। दोनों का नेचर भी सेम होता है कि अगर एक्शन ग्रेविटेशनल है तो रिएक्शन भी कैसा होगा, ग्रेविटेशनल। एक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो रिएक्शन भी कैसा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और जो एक्शन करेगा उसी पे रिएक्शन होगा। या हम शॉर्ट में हिंदी में ऐसे बोले कि एक्शन रिएक्शन को हम कैसे बोल सकते हैं
कि जो एक्शन करेगा उस पे रिएक्शन होगा, जिस दिशा में करेगा, जिस डायरेक्शन में करेगा उसके ऑपोजिट या विपरीत दिशा में होगा, जिस समय करेगा उसी समय होगा, ठीक है, और जिस तरह का होगा एक्शन उसी तरह का होगा रिएक्शन। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही हम बता रहे हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन जो है इन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन नथिंग एल्स बट फोर्स। तो एक्शन रिएक्शन हम फोर्स की बात कर रहे हैं कि फोर्स पेयर्स में एक्ट करते हैं। ए बी पे जितना फोर्स लगाएगा बी ए पर उतना ही फोर्स लगाएगी, ठीक है। और दोनों फोर्स किस पे लगते हैं? सेम इंस्टेंट पे लगते हैं और दो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अरे एक सवाल पूछा है, कैन अ बॉडी बी एट रेस्ट व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन इट? यस, एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई हो रहे हैं लेकिन नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो भी बॉडी रेस्ट पे रह सकती है। जैसे ये एक बॉडी रखी हुई है जमीन के ऊपर, तो ऐसा नहीं है इस पे फोर्स नहीं अप्लाई हो रही है, रेस्ट पे है, इस पे अर्थ फोर्स लगा रही है mg और कांटेक्ट के कारण एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल, स्टिल इट इज इन रेस्ट। तो एक बॉडी रेस्ट पे हो सकती है फोर्सेस के लगते हुए, बस ये है कि वो फोर्सेस अगर बैलेंस हैं। अगर अनबैलेंस्ड फोर्सेस होंगे, मतलब आपस में इक्वल नहीं हो रहे होंगे, नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा होगा, तो बॉडी फिर रेस्ट पे नहीं रह पाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिस्टम की। तो कई बार हम जैसे न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, फॉर्मूले यूज करते हैं, तो हम एक सिंगल बॉडी पे भी इक्वेशंस लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स लगा सकते हैं, और हम बॉडीज के कलेक्शन पे भी लगा सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ बॉडीज को क्या बोला जाता है? सिस्टम बोला जाता है। तो सिस्टम क्या है? टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स विच इंटरेक्ट विद ईच अदर फॉर्म अ सिस्टम। दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स अगर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको हमने अपने एक ग्रुप में इकट्ठा कर लिया, मान लिया, तो उसको हम एक सिस्टम बोल देते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम की जो बाउंड्री है उसके आधार पे हम कैसे फोर्सेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल क्या है? जो सिस्टम के अंदर है, ठीक है। अब सिस्टम हम किसी को भी मान सकते हैं, जैसे मान लो कि ऐसा कुछ हम अरेंजमेंट मान लें कि ये एक ब्लॉक है, ये दो ब्लॉक है, ठीक है, एक और ब्लॉक मान लें, तो हमने इसको सिस्टम मान लिया, दो ब्लॉक को। तो अब इन दो ब्लॉक के बीच में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको हम इंटरनल फोर्स बोल देंगे, और इसके बाहर से जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो एक्सटर्नल फोर्स कहलाएंगे। तो इंटरनल फोर्सेस क्या है? फोर्सेस एक्टिंग विद इन अ सिस्टम अमंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो एक सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे जो फोर्स लग रहा है उसके अंदर ही उसको इंटरनल फोर्सेस बोला जाता है। एक्सटर्नल फोर्सेस, जो फोर्सेस सिस्टम पे बाहर से लग रहे हैं, सराउंडिंग के कारण लग रहे हैं, दोज आर कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। और ध्यान रखना है कि जैसे देखो फोर्सेस हमेशा पेयर्स में लगते हैं, तो अगर हमने कोई सिस्टम मान लिया तो सिस्टम में, जैसे हमने इसको सिस्टम माना था यहां पर, तो इस ऊपर वाली बॉडी पे अगर नीचे वाली बॉडी कुछ नॉर्मल लगा रही है तो वो ऊपर की तरफ लगाएगी, और ऊपर वाली बॉडी नीचे वाली बॉडी पे नॉर्मल लगाएगी, नीचे की तरफ लगाएगी। अगर हम इस पूरे सिस्टम को एक साथ देखें तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तो इनका नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो जनरली सिस्टम में जो इंटरनल फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। और न्यूटन्स लॉ जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में बात करते हैं कि जो सिस्टम का एक्सीलरेशन है वो किसके कारण हो सकता है? एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण। तो जब हम कोई सिस्टम कंसीडर करते हैं तो उसमें हमको इंटरनल फोर्सेस को देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाता है, और हम एक्सटर्नल फोर्सेस से उस सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, पार्टिकल्स का एक्सीलरेशन बता सकते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा समझ आना चाहिए। चलो अब फ्री बॉडी डायग्राम। तो कई बार हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना पड़ता है बॉडी के ऊपर, और वो जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसी को फ्री बॉडी डायग्राम बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी सिंगल बॉडी भी हो सकती है, या अगर हम जरूरत लगे हमें सिस्टम कंसीडर करना है तो सिस्टम ऑफ बॉडीज हो सकता है, उसको हम उसकी सराउंडिंग से फ्री करके उस पे सारे एक्सटर्नल फोर्सेस रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, इंटरनल फोर्सेस नहीं, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस बॉडी के या सिस्टम के एक्सीलरेशन को अफेक्ट नहीं करते हैं। अब एफबीडी कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट और सिस्टम एंड आइसोलेट इट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स, क्लियरली स्पेसिफाइंग इट्स बाउंड्री।
देन फर्स्ट ड्रॉ नॉन कॉन्टेक्ट एक्सटर्नल फोर्सेज इन द डायग्राम। नॉन कॉन्टेक्ट मतलब जो कॉन्टेक्ट के कारण नहीं है। जनरली वो मैकेनिक्स में हम बात करेंगे तो ग्रेविटी होगा, और अगर हम आगे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में बात करें तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है, ठीक है, तो वो भी है। बाकी अभी हम लॉज ऑफ मोशन में देखेंगे तो मेनली मैकेनिकल फोर्सेस देखेंगे, तो ग्रेविटी का फोर्स जनरली एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। उसके बाद ड्रॉ कॉन्टैक्ट फोर्सेस विच एक्ट एट द बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट और सिस्टम। फिर देखो सिस्टम की कितनी बाउंड्रीज में कहां पर वो कॉन्टैक्ट में आ रहा है। जहां पर भी वो कॉन्टैक्ट में आ रहा है, कॉन्टैक्ट मतलब सरफेस के साथ हो सकता है, रस्सी के साथ हो सकता है, जहां पर भी वो कॉन्टैक्ट में आ रहा है वहां पर उसको क्या करेंगे, हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस लगा देंगे, ठीक है। तो यही हम बता रहे हैं कि आगे इन एफबीडी इंटरनल फोर्सेस आर नॉट ड्रॉन, ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस आर ड्रॉन। तो एफबीडी में हम सिर्फ इंटरनल फोर्सेस को मतलब ड्रॉ नहीं करते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस को ही ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल है, जैसे ये दो बॉडीज हैं, अब इनका अगर हमें एफबीडी बनाना है तो हम ए वाली बॉडी को देखें तो इसको क्या करेंगे, पहले फ्री कर देंगे। अब फ्री करके सबसे पहले इस पे क्या लगाएंगे, इसका वेट। वेट कहां लग जाएगा, नीचे की तरफ, तो वेट लगा देंगे। फिर इसके देखेंगे कितने कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो इसके कितने कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो यहां पे एक ये कॉन्टैक्ट में है, एक यहां पे कॉन्टैक्ट में है और एक यहां पे कॉन्टैक्ट में है। तो कितने कॉन्टैक्ट सरफेस हुए इसके, तीन कॉन्टैक्ट फोर्स लग जाएंगे। और कैसे कॉन्टैक्ट सरफेस, सरफेस से कॉन्टैक्ट है तो नॉर्मल लगेगा, कहीं पे रस्सी जुड़ी हुई होती है तो टेंशन लगता है। फिर बी को देखेंगे, बी के कितने, एक तो वेट लग जाएगा बी पे भी, और इसके कितने कॉन्टैक्ट सरफेस है, बी के दो कॉन्टैक्ट सरफेस है, एक तो यही हो गया कॉमन और एक ये। तो इस तरह से इनके हम एफबीडी बना सकते हैं। तो ये हमने यहां पर बना रखा है कि पहले तो यहां पे बी का बना रखा है पहले, तो बी पे क्या लग गया उसका, सॉरी बी नहीं ए है ये, ठीक है, एक्सर्टेड बाय बी, ओके। तो दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी। तो इसका खुद का वेट लग गया नीचे एम ए इंटू जी, मास ऑफ ए इंटू जी। ग्राउंड के कारण एक नॉर्मल लग गया ऊपर की तरफ N2, ठीक है। फिर इस वॉल के कारण एक नॉर्मल लग गया N1। और देखो किसी भी बॉडी पे नॉर्मल कैसे लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो अगर स्फेरिकल बॉडी है तो सेंटर की तरफ या परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो N1 ऐसे लग गया, और इस सरफेस का नॉर्मल सेंटर की तरफ ऐसे लग जाएगा। फिर बी पे देखें तो बी पे उसका वेट लग गया। अच्छा ध्यान रखें, ये जो बी ए पे नॉर्मल लगा रहा है और ए बी पे लगा रहा है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। तो ये इसने ए ने बी पे जो लगाया वो ऐसे लग गया, और एक वॉल के कारण N3 जो है ये ऐसे लग गया। तो इस तरह से ये नॉर्मल्स लग जाएंगे, ठीक है। तो NAB एंड NBA आर एक्शन रिएक्शन पेयर, तो ये एक्शन रिएक्शन होंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो हम देखो इनको औरों को किसी को बराबर नहीं बोल सकते, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि NAB जितना होगा मैग्नीट्यूड में उतना ही NBA होगा। इसको हमें अलग अलग नाम देने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल बढ़ाने की जरूरत यहां पर हमें नहीं है। चलो एक उसमें डाउट है, N2 कैसे आया। N2 आया है ग्राउंड के कारण ए पे, जैसे मैं इधर भी बना दूं। वैसे फ्री बॉडी डायग्राम बॉडी फ्री करके बनाई जाती है, लेकिन जब हम समझ जाएं तो क्वेश्चंस करते वक्त टाइम सेविंग के लिए यहां भी बना सकते हैं। तो इधर मैं बना देता हूं, ए पे उसका वेट लग गया एम ए इंटू जी, ग्राउंड के कांटेक्ट में है, इसके कारण जो फोर्स लगा तो सरफेस कहां लगाएगा, ऊपर की तरफ धक्का देगा, इसको हमने N2 बोल दिया। और एक वेक्टर को उसके पैरेलल हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो N2 को यहां बनाने की बजाय वो ऊपर बना दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक वेक्टर को उसके पैरेलल हम कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। फिर यहां पे एक कॉन्टेक्ट सरफेस है, यहां से एक कॉन्टेक्ट फोर्स लग गया N1। फिर इस कॉन्टेक्ट सरफेस के कारण एक ये फोर्स लग गया, तो ये हो गया नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी, NAB, और इसका रिएक्शन फिर बी पे इधर लग गया, इसको NBA बोल दो, लेकिन मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होंगे। और फिर इसका वेट लग गया नीचे MB इंटू जी, और यहां से एक नॉर्मल लग गया, इसको हमने N3 बोल दिया। तो इस तरह से ये बनाए गए हैं बॉडी को फ्री करके, तो जिसको हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। हाँ, सवाल एक अच्छा सवाल ये कि बी पे ये N2 जैसा फोर्स मैंने क्यों नहीं लगाया।
देखो बी हवा में लटका हुआ है, बी इस सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है, तो ये एन जो लग रहा है एन जो नॉर्मल इट इज ड्यू टू कांटेक्ट। तो अब ये बी वाला जो नीचे सरफेस है इट इज नॉट इन द कांटेक्ट विद द बेस ऑफ दिस वेसल और व्हाटएवर इज कंटेनर, तो इसलिए बी पर ये एन नहीं लगेगा नीचे से जो लगा था ऊपर की तरफ। समझ आ रहा है? इट इज ड्यू टू कांटेक्ट। ये ग्रेविटी का फोर्स नहीं है, ग्रेविटी का फोर्स वेट है जो ए पर भी लगेगा बी पर भी लगेगा। ये लेकिन ए पर जो N2 वाला फोर्स लगा ऊपर की तरफ वो इसलिए लगा क्योंकि वो सरफेस के कांटेक्ट में था, बी पे इसलिए नहीं लगा क्योंकि बी वाला जो सरफेस है नीचे वाला वो इस बेस के कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि बी पर N2 जैसा फोर्स हमने क्यों नहीं लगाया ऊपर की तरफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। तो ये क्या कहता है कि कोई भी बॉडी अपनी रेस्ट की स्टेट में रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में रहेगी। यूनिफॉर्म मोशन, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ईदर इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो कोई भी बॉडी रेस्ट पे रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में रहेगी जब तक उस पर कोई नेट अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करता है। सिंपल सा लॉ है। ठीक है, एग्जांपल्स इसके हम देख सकते हैं कुछ। देखो, फर्स्ट लॉ की कोई ऐसे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं है, इसको हम सेकंड लॉ से भी डिराइव भी कर सकते हैं। बाकी कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम फर्स्ट लॉ के अंदर लेकर आते हैं, फर्स्ट लॉ का एग्जांपल बोल सकते हैं। वो सेकंड लॉ से भी एक्सप्लेन हो सकता है लेकिन फर्स्ट लॉ के एग्जांपल बोल देते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं कि ये किस चीज से एक्सप्लेन हो सकता है, तो फर्स्ट लॉ से कुछ एग्जांपल्स हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक अच्छा सवाल ये है कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं। अनबैलेंस्ड मतलब जिनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो रहा हो। जैसे इसको थोड़ा सा मैं समझा दूं कि भाई जैसे मान लो एक ब्लॉक है, मैंने यहां से खींचा कुछ 10 न्यूटन के फोर्स से और किसी ने यहां से खींचा 10 न्यूटन के फोर्स से। अब कॉमन सेंस कहती है कि दोनों तरफ से अगर हम बराबर फोर्स से खींच रहे हैं तो बॉडी चलेगी तो नहीं, टूट जाए वो अलग बात है बट चलेगी नहीं। ठीक है, तो मान लो बॉडी ब्रेक नहीं हो सकती, सख्त बॉडी है, अपन एक लोहे की रॉड ले ली, उसको खींच रहे हैं दोनों तरफ से बराबर फोर्स है, तो वो खिसकेगी नहीं कहीं पर, यानी फोर्सेज आपस में क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो अगर ये फोर्सेज बैलेंस हो गए तो इस ऑब्जेक्ट की रेस्ट की स्टेट को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने यहां से लगा दिया 20 न्यूटन फोर्स, ठीक है, यहां से लगा दिया 10, जैसे टग ऑफ वॉर भी होता है, एक रस्सी को दो तरफ से खींचते हैं, तो अगर दोनों टीमें बराबर फोर्स से खींचेंगी तो रस्सी कहीं नहीं टसमस होगी। लेकिन एक तरफ ज्यादा फोर्स लग गया तो क्या होगा, अब इस तरफ से ज्यादा फोर्स लग गया राइट की तरफ से, तो राइट की तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है, लेफ्ट की तरफ कम, तो एक नेट फोर्स आ जाएगा इस सिस्टम पे, कहां की तरफ, राइट की तरफ एक नेट फोर्स आ जाएगा। इसी को अनबैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है कि फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन वो एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पा रहे। तो अगर वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो फिर बॉडी क्या कर जाएगी, अपनी स्टेट को चेंज कर लेगी, चाहे वो रेस्ट की स्टेट हो चाहे यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट हो। ठीक है, चलो, तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट लॉ के एग्जांपल्स की। तो जैसे एक पर्सन बस में बैठा हुआ है, तो जैसे बस अचानक से स्टार्ट होती है या स्टॉप होती है तो जर्क लगता है। तो क्यों लगता है, जैसे भाई हम बस चल रही है, हम भी बस के साथ चल रहे हैं आगे की तरफ, अचानक से बस रुकी तो हमारे पांव या लोअर बॉडी जो है वो बस के कांटेक्ट में है तो वो तो जल्दी रुकी, लेकिन अपर बॉडी अभी भी मोशन की स्टेट में है तो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, तो हम आगे की तरफ गिरते हैं या ऐसा फील करते हैं। ऐसी अगर हम बस अचानक से चलना शुरू करती है तो हमारी लोअर बॉडी तो बस के साथ चली लेकिन अपर बॉडी अभी भी रेस्ट में रहने की कोशिश करती है तो पीछे की तरफ झटका लगता है। ठीक है, ऐसे ही अगर बस एक शार्प टर्न लेती है तो हम आउटवर्ड एक फोर्स फील करते हैं या खिसक जाते हैं, या कई बार आप देखो गाड़ी की डैशबोर्ड वगैरह कुछ चीज रखी हो, अचानक से टर्न लो तो वो इधर से इधर खिसक जाती है। क्यों, कोई चीज जैसे सीधे जा रही थी, तो सीधे जा रही थी कार, तो ऑब्जेक्ट्स भी उसके साथ सीधे सीधे जा रहे थे, अब कार अचानक से टर्न कर गई लेकिन ऑब्जेक्ट्स तो अभी भी सीधे जाने की टेंडेंसी में इनर्शिया के कारण, तो कार यहां चली गई, ऑब्जेक्ट सीधा जाना चाहते हैं तो कार के रिस्पेक्ट में कहां चले जाते हैं, बाहर की तरफ एक वो आउटवर्ड मूवमेंट एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, ऐसे एक बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, अगर वो कांच से टकराती है उसमें छोटा सा होल करके निकल जाती है। क्यों, क्योंकि वो छोटे से पार्ट के मोमेंटम को या इनर्शिया को अफेक्ट करती है और क्योंकि बहुत कम समय के लिए बहुत ज्यादा वेलोसिटी से आती है। जबकि एक पत्थर मारते हैं तो वो ज्यादा बड़े छेद कर देता है विंडो में, क्यों, क्योंकि उसका जो कॉन्टेक्ट टाइम है वो बढ़ जाता है और उसकी वेलोसिटी कम होती है। तो इस तरह से ये भी इनर्शिया के कारण है कि इनर्शिया जो है
तो फास्ट जब मोशन हो रहा है तो उसने थोड़े से पार्ट के इनर्शिया को चेंज किया। पत्थर आगे टकराया, वो ज्यादा समय के लिए कांटेक्ट में रहा तो उसने ज्यादा पार्ट की इनर्शिया को डैमेज किया या चेंज किया, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे ऐसे ही एक सिंपल एग्जांपल, कार्डबोर्ड के ऊपर, ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रख लें, ऊपर कॉइन रख लें। अगर हम कार्डबोर्ड को झटके से मारेंगे तो क्या होगा, कार्डबोर्ड निकल जाएगा, कॉइन वहीं का वहीं गिर जाएगा। ठीक है। और अगर हम धीरे धीरे ऐसा करेंगे तो कॉइन भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन होता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं। अगर हम धीरे धीरे खींचेंगे तो फ्रिक्शन सफिशिएंट होगा कॉइन को अपने साथ मूव कराने के लिए। लेकिन हम झटके से हिट करेंगे तो फ्रिक्शन कॉइन को मूव नहीं करा पाएगा, वो कार्डबोर्ड निकल जाएगा, कॉइन वहीं का वहीं गिर जाएगा। निधि कह रही मास ऑफ बुलेट और मास ऑफ रॉक डिफरेंट होता है, इस पे भी डिपेंड करेगा। देखो मास पे भी एक्चुअली वो पूरा डिपेंड करता है मोमेंटम पे, मास और वेलोसिटी दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट होता है टाइम ऑफ कांटेक्ट पे भी, कि जितने कम समय के लिए वो कांटेक्ट में रहेगा, जितनी तेजी से वो आ रहा है उतना ज्यादा वो उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है। फिर वो एरिया पे भी डिपेंड करेगा, बुलेट का एरिया स्मॉल है, पत्थर का एरिया थोड़ा बड़ा है, तो इन सब चीजों पे वो डिपेंड करता है। चलो अब हम देखते हैं सेकंड लॉ, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है एज पर कैलकुलेशंस एंड न्यूमेरिकल्स। तो सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है किसी भी बॉडी का, वो प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के, और अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में ही मोमेंटम चेंज होता है। ठीक है। तो मैथमेटिकली जो फोर्स है एफ वेक्टर, वो किसके बराबर होता है, डीपी बाय डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पी इज मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। P इज लीनियर मोमेंटम। ठीक है। मोमेंटम जो है P से डिनोट कर रहे हैं। अब फोर्स जो है वो क्या होता है, d बाई डी टी ऑफ एम वी। अब देखो इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, तो क्या आ जाएगा, m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस डी एम बाई डी टी इंटू वी। अब जनरली मास कांस्टेंट होता है, तो मास कांस्टेंट होता है तो डी एम बाई डी टी वाली टर्म जीरो हो जाएगी, और dv बाई dt को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सीलरेशन। तो फोर्स कैन बी रिटन एज m dv बाई dt इफ मास इज कांस्टेंट। ध्यान रखना, कई बार मास भी वेरिएबल हो सकता है, और मास वेरिएबल होगा तो ये वाला फैक्टर भी आ जाता है, जिसको कई बार हम थ्रस्ट फोर्स भी बोल देते हैं, जो वेरिएबल मास के कारण आता है। तो जनरली अभी इस चैप्टर में हमको यही यूज करना है कि नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है। जहां पे मास ऑब्जेक्ट का क्या रहेगा, चेंज नहीं हो रहा होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखें सेकंड लॉ के बारे में। तो सेकंड लॉ इज ऑब्वियसली कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ से इसको हम रिलेट कर सकते हैं, या फर्स्ट लॉ को यहां से डिराइव कर सकते हैं कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सीलरेशन जीरो है, और एक्सीलरेशन जीरो है दैट मींस चेंज इन वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही मतलब या तो बॉडी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन कर रही होगी। ठीक है। फिर जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये एक वेक्टर लॉ है। तो वेक्टर लॉ है मतलब ये, देखो जो भी इक्वेशन होती है वेक्टर इक्वेशन, उसको हम क्या कर सकते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में इंडिपेंडेंटली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक वेक्टर इक्वेशन है जिसको हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब एक्स वाई जेड डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एक्स डायरेक्शन में अलग से लिख सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन का जो नेट फोर्स है वो मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ एक्स डायरेक्शन हो जाएगा, y डायरेक्शन का नेट फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ y डायरेक्शन हो जाएगा, ऐसे ही z डायरेक्शन का नेट फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ z डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो अगर कोई एंगल वगैरह पे फोर्सेस हैं तो उसके हम कंपोनेंट लेके दो अलग अलग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो मेनली दो ही डायरेक्शन से हमारा काम हो जाता है, हमें तीन डायरेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती, और वो दो डायरेक्शन भी जरूरी नहीं है हम हमेशा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लें, वो डिपेंड करता है सरफेसेस के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें कौन सी डायरेक्शंस लेनी चाहिए। तो दो डायरेक्शंस ऐसी लें जिसमें एक तो वो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो या होने की टेंडेंसी हो, और दूसरा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन या सरफेस के परपेंडिकुलर मेनली। अच्छा एक मिनट, आवाज क्लियर आ रही है? एक बच्चे ने अभी इशू लिया है कि आवाज सही नहीं आ रही है, तो अगर उसको दिक्कत है तो उसके एंड पे इश्यू होगा, बाकी लोगों को क्लैरिटी है वॉइस में एक बार बता दीजिए अगर है तो। ओके तो सही है, ओके वॉइस क्लियर है। तो अभिमन्यु आप एक बार अपने एंड पे देख लीजिए, और अगर ऐसी दिक्कत रहती है तो एक बार आप मीटिंग को रीज्वाइन कर लिया कीजिए। कई बार क्या होता है कि कनेक्शन में कुछ
गड़बड़ हो जाती है आपके एंड पे, तो रीजॉइन करने से चीजें क्लियर हो सकती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब न्यूटन सेकंड लॉ तो क्या कहता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक इक्विलिब्रियम के केस, एक एक्सीलरेशन वाले मोशन, जो मोशन होता है उसके केस। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो होता है तो बॉडी इक्विलिब्रियम पे कहलाती है। ठीक है, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स। अब देखो, नेट इंटरनल फोर्सेस का रिजल्टेंट तो हमेशा ही जीरो होता है, तो यहां पे हम बात किसकी करते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब हमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने इक्विलिब्रियम के, तो पहले तो स्केच बना लें कि प्रॉब्लम का, फिर क्या करें, उसमें से सिंगल ऑब्जेक्ट जो है उनको आइसोलेट करके उनका फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। मतलब फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब उसमें सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को शो कर दें। फिर कोई भी दो या तीन एक्सिस मान ले परपेंडिकुलर, उनके अलोंग फोर्सेस को रिजॉल्व कर ले। वैसे दो ही डायरेक्शन सफिशिएंट है, एक्स और वाई। और फिर अगर बॉडी इक्विलिब्रियम पर है तो उसमें हर डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा, तो हम एक्स डायरेक्शन का भी नेट फोर्स जीरो कर दें और वाई डायरेक्शन का भी नेट फोर्स जीरो कर दें। और फिर जो इक्वेशंस आएंगी उनको सॉल्व करके हम जो अननोन क्वांटिटीज हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इक्वेशंस कम पड़ गई तो देखो और कोई इक्वेशन बन सकती है क्या, फिर से कुछ फोर्सेस या किसी डायरेक्शन की इक्वेशन रह गई, या किसी और बॉडी के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बना के और इक्वेशंस हम निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो जैसे अब ये एग्जांपल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम बिना, वैसे आप लोग बता सकते हो डायरेक्ट आंसर देख के, लेकिन फिर मैं बता देता हूं कि क्या मतलब है। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg सस्पेंडेड विद अ स्ट्रिंग एज शोन, फाइंड द टेंशन। अब सबसे पहले इस बॉडी को देखो, अब फ्री भी कर सकते हो, अगर सिंगल बॉडी है तो वहीं भी देख सकते हो। हाँ, तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो इसका वेट लग रहा है, वेट क्या हो गया mg, m कितना है 10, g भी 10, तो ये 100 न्यूटन हो गया। अब इसका कांटेक्ट किससे है, रस्सी से, रस्सी के कारण क्या लग रही है, टेंशन। और ये बॉडी इक्विलिब्रियम पर है, रेस्ट पर है, तो रेस्ट पे नेट फोर्स जीरो होता है। अब एक ही डायरेक्शन में फोर्सेस हैं तो हमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, तो अब इसमें लेकिन वेक्टर इक्वेशन है, तो हम अगर ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ले तो नीचे वाले फोर्स को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो t माइनस 100 इज जीरो, तो t इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, बस समझाने के लिए कि क्या मतलब है इक्विलिब्रियम का, कैसे फोर्सेस एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर ऐसे एक्सप्लेन कर रखा है इसी चीज को। ठीक है, अब इसमें अगर दो से ज्यादा फोर्सेस होते हैं तो देखो, एक तरीका तो यह है कि हम कंपोनेंट करते हैं एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में और सॉल्व करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। इट इज मोर जनरल मेथड जो कभी भी लग सकता है, लेकिन कई बार ऐसे केसेस आते हैं जहां पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं और बॉडी इक्विलिब्रियम पर है। तो अगर तीन फोर्सेस लग रहे हैं और बॉडी इक्विलिब्रियम पर है तो हम वहां पे लामीज थ्योरम लगा सकते हैं। तो लामीज थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई बॉडी है, पॉइंट है, और वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम पे है मतलब नेट फोर्स जीरो है, और तीन फोर्सेस लग रहे हैं, एक F1 वेक्टर, एक F2 वेक्टर और एक F3 वेक्टर। अब F1 वेक्टर हमने क्या किया, सारे फोर्सेस को एक पॉइंट पे ले आए। ठीक है, अगर वो दिख भी अलग अलग रहे हैं तो हम उसको एक पॉइंट पर लाकर इकट्ठा कर दें, वेक्टर्स को उनके पैरेलल शिफ्ट करके हम कहीं पर भी जोड़ सकते हैं। तो F1 के ऑपोजिट साइड में ये दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच का अगर एंगल अल्फा बन रहा है, F2 के ऑपोजिट साइड में एंगल बीटा बन रहा है, F3 के ऑपोजिट साइड में गामा बन रहा है, तो लामीज थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं तो F1 बाय साइन अल्फा किसके बराबर होगा, F2 बाय साइन बीटा, और ये किसके बराबर होगा, F3 बाय साइन गामा। तो ये भी कई बार अपने को हेल्प करती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। और अगर तीन से ज्यादा फोर्सेस हैं तो फिर हमें वही करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और समेशन Fx जीरो कर देंगे, समेशन Fy जीरो कर देंगे। जैसे अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें हमें क्या बताना है, टेंशन इन ऑल द स्ट्रिंग्स इन इक्विलिब्रियम। तो देखो अब इसमें क्या होगा, इसका वेट नीचे लग रहा है, वेट कितना हो गया 100 न्यूटन, जी को मैं 10 मान लेता हूं। तो ये वाली जो टेंशन है, ये टेंशन कितनी हो जाएगी, अब ये इस ब्लॉक को देख रहा हूं मैं पहले, तो ब्लॉक इक्विलिब्रियम पर है तो ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो होगा, तो T1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। भाई कोई चीज इक्विलिब्रियम पर है तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा। अब हम इस पॉइंट को देखें, ये पॉइंट भी इक्विलिब्रियम पर है, तो पॉइंट भी इक्विलिब्रियम पर है तो इस पे भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए।
और अगर एक रस्सी मासलेस है, कुछ नहीं दिया तो मासलेस ही मानते, तो उसके हर पॉइंट पे टेंशन क्या होती है, सेम। तो जो वर्टिकल स्ट्रिंग है इसमें अगर नीचे टेंशन T1 लगी तो यहां भी T1 लगेगी, और टेंशन जहां पर भी देखें हम ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही होगी। तो ब्लॉक को देखें तो ऊपर खींच रही होगी, इस पॉइंट को देखें तो नीचे की तरफ खींच रही होगी। यहां से T2 मान ले और यहां से T3 मान ले, ठीक है। अब ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो अगर मैं यहां भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं तो ये एंगल 30 डिग्री आ जाएगा, ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा, और ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल जो है कितना आ जाएगा, 180 माइनस 30, 150 डिग्री ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम लगा दें लामीज थ्योरम कि तीन फोर्सेज है और बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो T1 के ऑपोजिट कितना एंगल है, 150 डिग्री, साइन 150, या 150 को भी मैं काम करता हूं 180 माइनस 30 लिख देता हूं, ठीक है, ये आ गया। फिर T2 के ऑपोजिट कितना एंगल है, ये 90 प्लस 30 हो जाएगा, तो साइन 90 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू T3 के ऑपोजिट कितना एंगल है, T3 के ऑपोजिट 90 डिग्री का एंगल है, तो T3 अपॉन साइन 90 डिग्री। अब साइन 180 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर ही होता है, तो ये T1 बाय साइन 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, और T3 जो है ये हो गया, और साइन 90 डिग्री 1 होता है। अब T1 की वैल्यू मुझे पता है, तो एक काम करता हूं मैं यहां सब्स्टिट्यूट ही कर देता हूं इसको, T1 कितना है 100। अब इनमें से कोई भी दो इक्वेशंस हम इक्वेट कर सकते हैं, इसमें पहली दो को इक्वेट कर दूं तो 100 बाय साइन 30, साइन 30 कितना हो गया, √3/2 इंटू कॉस 30 कितना हो गया, सॉरी साइन 30 इज 1/2, सॉरी, ठीक है। T100 बाय साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री इज √3/2, ये T2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस कॉस 30 डिग्री को मैं इधर ले गया, तो ये सॉल्व करके T2 आ गया 100√3, और फर्स्ट और थर्ड इन दोनों को इक्वेट कर दूं अगर मैं, तो डायरेक्टली साइन 30 डिग्री 1/2 है, तो T3 इज इक्वल टू 200 न्यूटन। तो ऐसे लामीज थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोगों को भी और क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन में करेंगे, तो अभी हम जस्ट थ्योरी वाले पार्ट पे फोकस कर रहे हैं और बेसिक एप्लीकेशन उसका देख रहे हैं। चलो, एसिलरेटेड ऑब्जेक्ट्स होंगे तो क्या इक्वेशन लगेगी, F नेट इज इक्वल टू M, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एसिलरेशन, ठीक है। ये भी वेक्टर इक्वेशन है, तो वही म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम इंडिपेंडेंटली अप्लाई कर सकते हैं। तो x डायरेक्शन में समेशन Fx इज इक्वल टू मास इनटू एसिलरेशन ऑफ x डायरेक्शन, ऐसे ही y और z डायरेक्शन में आ जाएगा। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या दे रखा है, 5 kg एक 10 kg का ब्लॉक है, एसिलरेशन बताना है ब्लॉक का और ब्लॉक के बीच में नॉर्मल बताना है। तो इसमें भी अब देखो बॉडी कहां मूव करेगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगी, और देखो ये भी हम बोल सकते हैं कॉमन सेंस से कि दोनों बॉडीज का एसिलरेशन सेम होगा। तो पहले हम इसको एक सिस्टम जैसा मान लें, और इस पूरे सिस्टम का एक कॉमन एसिलरेशन होगा a, तो हम क्या बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है 30, वो किसके बराबर हो जाएगा, टोटल मास इज 15 इंटू एसिलरेशन, तो एसिलरेशन 30/15 कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एसिलरेशन ऑफ द सिस्टम, और दोनों ब्लॉक का सेम एसिलरेशन आएगा। अब नॉर्मल बताना है, नॉर्मल मतलब इनके बीच में फोर्स लगेगा। अब देखो कभी भी किसी फोर्स की कैलकुलेशन करनी है तो उस फोर्स को एक्सटर्नल बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ही न्यूटन्स लॉ में आता है। तो जब हमने सिस्टम बनाया तब तो ये वाला फोर्स जो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है कैसा हो गया, इंटरनल। अब अगर मुझे इस फोर्स की कैलकुलेशन करनी है तो मुझे इसको एक्सटर्नल बनाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल बनाने के लिए मुझे सिस्टम को यहां से क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो कभी भी कोई फोर्स एक्सटर्नल बनाना है तो वहां से सिस्टम को ब्रेक करना पड़ेगा। तो अब मैं ब्रेक करके सिर्फ 5 kg वाले ब्लॉक को देखूं, तो 5 kg वाले ब्लॉक का भी एसिलरेशन तो कितना है, राइट की तरफ 2 है,
लेकिन इसको कौन चला रहा है? इसको तो 10 और 5 के बीच का नॉर्मल चला रहा है ना, कांटेक्ट में है इसीलिए 5 केजी वाला चल रहा है। अगर 5 केजी वाला कुछ आगे रखा होता, 10 केजी वाला यहां तो नहीं चलता फोर्स लगाने पे। तो 5 केजी को कौन चला रहा है? नॉर्मल। तो ये नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा? 5 केजी वाले ब्लॉक का मास इनटू उसका एक्सीलरेशन। तो दिस वे वी कैन फाइंड द नॉर्मल इन एन इजी वे। तो ये हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे हम ये सब फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट होता है कि एटवुड मशीन के एक पुल्ली के ऊपर से अगर रस्सी जा रही है और दो मासेस हैंग कर रहे हैं, तो देखो इसमें भी पहली बार जब कुछ नहीं दिया होता तो हम क्या मानते हैं? पुल्ली जो है ये मासलेस और फ्रिक्शनलेस, या तो मासलेस है या फ्रिक्शनलेस है, दोनों ही केसेस हैं साथ में। और अगर पुल्ली मासलेस या फ्रिक्शनलेस होती है तो उसके दोनों तरफ की रस्सी में टेंशन क्या होगी? सेम। फिर चाहे वो ऐसा केस हो, चाहे ऐसा केस हो कि ब्लॉक इधर हैंग कर रहा है, स्ट्रिंग यहां पर है, तो टेंशन क्या हो जाएगी? सेम। ठीक है, तो अगर पुल्ली मासलेस होती है या फ्रिक्शनलेस होती है तो दोनों तरफ टेंशन क्या हो जाती है? सेम। फिर एक और चीज कि अगर पुल्ली मासलेस है, ठीक है, मतलब मासलेस है, तो इन दो स्ट्रिंग में, वर्टिकल दो स्ट्रिंग में टेंशन T है, तो ये जो पुल्ली के ऊपर कनेक्टेड स्ट्रिंग है इसमें टेंशन क्या हो जाती है? 2T। अब इसमें चाहे पुल्ली चल रही हो चाहे रुकी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर ये पुल्ली मासलेस है, अब ये चाहे सिस्टम ऊपर एक्सीलरेट भी कर रहा हो तो भी यहां टेंशन T है, अगर यहां टेंशन T है, पुल्ली मासलेस है, तो इस स्ट्रिंग की टेंशन क्या हो जाएगी? 2T हो जाएगी। और एटवुड मशीन इस सिस्टम को बोला जाता है कि एक फिक्स पुल्ली है, रस्सी ऊपर से जा रही है, दोनों तरफ ब्लॉक्स अटैच्ड हैं, तो इस सिस्टम को एटवुड मशीन बोला जाता है। अब इस पे हम इक्वेशंस लगाकर इसका एक्सीलरेशन और टेंशन निकाल सकते हैं। उसको याद भी रखना है, मैं बस इक्वेशन लिख देता हूं और फिर सॉल्व नहीं करेंगे, उसका रिजल्ट देख लेंगे। तो हो क्या रहा है? M2 पे क्या फोर्स लगा? M2G नीचे लगा वेट का और टेंशन लगेगी ऊपर। M1 पे क्या फोर्स लगा? M1G नीचे लगेगा, टेंशन लगेगी ऊपर। मान लो M2 वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है A एक्सीलरेशन से, M1 वाला ऊपर जा रहा है A एक्सीलरेशन से। तो जो M2 वाला ब्लॉक है इस पे हम इक्वेशन की बात करें तो एक और चीज ध्यान रखना है, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स को क्या लिया जाता है? पॉजिटिव। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे? M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। और M1 वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन ऊपर होगा और दोनों रस्सी से बंधे हैं तो दोनों के एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो M1 वाले ब्लॉक पे क्या इक्वेशन आएगी? T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। ये इक्वेशन आ जाएगी। दोनों को ऐड कर देंगे, एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, फिर सब्स्टिट्यूट करके, एक मिनट, यहां पर M2A आएगा, फिर A सब्स्टिट्यूट करके टेंशन निकाल सकते हैं। जो रिजल्ट आ जाएंगे वो हमें ध्यान रखने, याद रखने कि एक्सीलरेशन क्या आ जाता है? M2 माइनस M1G अपॉन M2 प्लस M1। ठीक है, जो हैवियर ब्लॉक है वो नीचे जाएगा, लाइटर वाला ऊपर जाएगा, और टेंशन क्या आ जाती है? 2M1 M2G बाय M2 प्लस M1। तो ये याद भी रखना है, कई जगह पर यूज होता है, तो अगर याद रखेंगे तो हम टाइम सेव कर सकते हैं। उसके बाद स्प्रिंग के कई बार केसेस आते हैं, तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? तो स्प्रिंग फोर्स लगाता है जब स्प्रिंग में एक्सटेंशन या कंप्रेशन होता है। तो अगर स्प्रिंग का एक्सटेंशन या कंप्रेशन x है तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाता है? kx, माइनस kx। माइनस क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन, कि अगर हम स्प्रिंग को एक्सटेंड करेंगे तो वो क्या करेगा? वापस से अपनी नेचुरल लेंथ अटेन करने की कोशिश करेगा। तो मान लो ये नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन है, तो अगर हम ब्लॉक को आगे ले गए, x आगे कर दिया हमने, तो फोर्स कहां लगेगा? पीछे की तरफ। तो माइनस साइन डायरेक्शन को शो कर रहा है। फोर्स जनरली हम kx ही लिखते हैं, माइनस साइन इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अगर हम इसको पीछे ले गए ब्लॉक को, इस पोजीशन से x पीछे ले गए, तो फोर्स कहां की तरफ लग जाएगा? आगे की तरफ लग जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये एक ब्लॉक है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ब्लॉक रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम में है, तो एक्सटेंशन क्या होगा स्प्रिंग में? तो इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है, एक इसका mg फोर्स लग रहा है और वेट नीचे खींच रहा है, तो स्प्रिंग जो है उसको ऊपर की तरफ खींचेगा। तो अगर स्प्रिंग का एक्सटेंशन x है तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा? kx। और इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स 0, तो kx इज इक्वल टू mg हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू mg बाय k।
तो mg कितना हो गया 100 और k कितना है 100, तो 1 मीटर इज द एक्सटेंशन। अच्छा, सूडो फोर्स, तो सूडो फोर्स क्या होता है कि कई बार जैसे हम न्यूटन्स लॉ को एसिलरेटेड फ्रेम में यूज करते हैं। देखो दो तरह के फ्रेम की हम बात करते हैं, इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो जो फ्रेम ऐसे हैं जिनका एसिलरेशन 0 है, देखो हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मानते हैं, अर्थ के रिस्पेक्ट में जिनका एसिलरेशन 0 है, एसिलरेशन 0 मतलब या तो वो रेस्ट पे हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हो, तो उनको इनर्शियल फ्रेम बोला जाता है। और जो एसिलरेटेड फ्रेम होते हैं इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, उनको नॉन इनर्शियल फ्रेम बोला जाता है। अब जो हम न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं वो डायरेक्टली इनर्शियल फ्रेम में लगा सकते हैं, मतलब ऐसे फ्रेम जिनका एसिलरेशन 0 है। अगर हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी उनको यूज करना है तो हमें सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। और सूडो फोर्स क्या होता है, माइनस एम इंटू एसिलरेशन ऑफ फ्रेम, मतलब माइनस मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास किसका लेना है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का। मतलब दोबारा से यहाँ पे लिख दूं, सूडो फोर्स इज माइनस टाइम्स मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट पे हम इक्वेशन लिख रहे हैं उसका मास इंटू एसिलरेशन ऑफ फ्रेम। लेकिन ये लेना तभी है जब प्रॉब्लम हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करते हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा फोर्स कंसीडर करना पड़ता है विच इज कॉल्ड सूडो फोर्स। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देखें कि एक बॉक्स ऊपर जा रहा है a एक्सेलरेशन से और a की वैल्यू g से कम दे रखी है। फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास m। तो इस ब्लॉक पे देखें, सूडो फोर्स की बात ही तभी आएगी जब हम इस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में या एलिवेटर, जो भी जिसमें बॉक्स है, एलिवेटर है, इसके रिस्पेक्ट में हम बात करें जो कि एसिलरेटेड फ्रेम है। तो अब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो इस ब्लॉक पे एक तो उसका वेट लग रहा है mg, और क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो सूडो फोर्स कहां लगेगा, नीचे। माइनस का मतलब यही है कि जिस डायरेक्शन में एसिलरेशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब माइनस लगाने की जरूरत नहीं, माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो माइनस ने बताया फोर्स कहां लगेगा, नीचे। कितना लगेगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एसिलरेशन ऑफ फ्रेम, ये फोर्स लगेगा। तो बस दिस इज दी सूडो फोर्स। तो यही पूछा था कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स, तो सूडो फोर्स एम ए लगेगा, कहां लगेगा, नीचे की तरफ। अब नॉर्मल भी कैलकुलेट करना था, तो नॉर्मल कहां लगेगा, ऊपर। अब लिफ्ट के फ्रेम में देखेंगे तो ये ब्लॉक रेस्ट पे ही है, तो लिफ्ट के फ्रेम में नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो एन ऊपर लगा, mg नीचे लगा, सूडो फोर्स भी नीचे लगा, तो ये 0 हो गया। तो n इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। और अगर हम प्रॉब्लम को ग्राउंड के फ्रेम में ही सॉल्व करते हैं तो हमको सूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, फिर हम उसके बिना भी कर सकते हैं, लेकिन आइडिया होना चाहिए कि सूडो फोर्स क्या होता है। जैसे इसी को हम ग्राउंड से देखें तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नॉर्मल ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहे हैं तो ग्राउंड तो इनर्शियल फ्रेम है, फिर सूडो फोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ब्लॉक का एसिलरेशन भी है ऊपर की तरफ है, तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो आंसर यहां से भी सेम आएगा। ध्यान रखना है, फोर्स फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है, तो अगर हम किसी भी फ्रेम से फोर्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें सेम आंसर मिलेगा। बाकी एसिलरेशन या वेलोसिटी अलग अलग फ्रेम में अलग अलग हो सकती है और होती है। ठीक है, बाकी कई बार हम इसको लिफ्ट वगैरह के फ्रेम में ऐसे ही जी प्लस ए, वर्टिकल में खासकर एसिलरेशन हो रहा है तो हम जी की जगह जी इफेक्टिव यूज कर लेते हैं। मतलब हम वैसे ही मान लेते हैं प्रॉब्लम को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जैसे होती है, बस वी क्या यूज कर लेते हैं हम, जी की जगह जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या हो जाता है, जी प्लस ए अगर एसिलरेशन ऊपर की तरफ है, और जी इफेक्टिव हो जाता है जी माइनस ए अगर एसिलरेशन नीचे की तरफ है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन जो है कांटेक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट होता है जो सरफेस के अलोंग आता है। तो जैसे मान लो आर नेट कांटेक्ट फोर्स है, तो इसका जो कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर उसको तो नॉर्मल बोला जाता है, जो अलोंग दी सरफेस है उसको फ्रिक्शन बोला जाता है। और इन दोनों का रिजल्टेंट ही नेट कांटेक्ट फोर्स होता है, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो कई बार जहां पे फ्रिक्शन भी है, नॉर्मल भी, और हमसे कांटेक्ट फोर्स पूछते हैं तो हम नॉर्मल का आंसर दे देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट का हमें आंसर देना है,
वो हमें नेट कॉन्टैक्ट फोर्स देगा। अब फ्रिक्शन जनरली दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, काइनेटिक एंड स्टैटिक। काइनेटिक कब लगता है? जब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा होता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव मोशन को समाप्त करने की, खत्म करने की कोशिश करता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होता है? म्यू के इंटू एन। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है म्यू के, और एन होता है नॉर्मल एट द कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, जैसे अगर बॉडी है आगे की तरफ मूव कर रही है, अब इस सरफेस का नॉर्मल है एन, तो रिलेटिव मोशन आगे की तरफ हो रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग जाएगा। कितना? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल के बराबर। ठीक है, अब जैसे पूछा है फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक शोन इन द फिगर बिफोर इट स्टॉप्स। तो बॉडी चल रही है, तो इसमें फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। कौन सा लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा? mg, क्योंकि वर्टिकल में तो और कोई फोर्स नहीं है। mg नीचे लगा, नॉर्मल ऊपर लगा, तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg। तो g को 10 मान लें। वैसे m की जरूरत भी नहीं पड़ती ऐसे क्वेश्चन में, चलो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, mg ही मान लेता हूँ। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? म्यू एन, बॉडी चल रही है तो म्यू के इंटू एन, या म्यू दिया होता है तो म्यू एन भी बोल सकते हैं, तो म्यू के इंटू mg। इस फोर्स के कारण एसिलरेशन पीछे की तरफ आएगा, तो एसिलरेशन कितना आ जाएगा? फोर्स अपॉन मास। तो ध्यान रखना, कई बार मास दिया नहीं होता, हम कंफ्यूज होने लगते, तो मास की जरूरत ही नहीं पड़ रही ऐसे क्वेश्चन में। तो अगर मास नहीं भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एम से एम कट ही गया। देखो, तो एसिलरेशन क्या आ गया? म्यू के। अब म्यू के कितना है? 0.5, जी को 10 मान ले, तो एसिलरेशन इज 5। लेकिन ये एसिलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्चुअली ये डिसिलरेशन है, और कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं कि u कितना है? 10, एसिलरेशन कितना हो गया? -5। क्या बताना है हमें? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बतानी है। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये इक्वेशन लगा सकते हैं, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर 100 माइनस 2 इंटू a, तो ये 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10s। तो s इज इक्वल टू 10 मीटर आ जाएगा, कि ये बॉडी 10 मीटर चलकर रुक जाएगी। ठीक है, अब स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा है लेकिन होने की टेंडेंसी। ध्यान रखना, टेंडेंसी होना जरूरी है। जैसे एक बॉक्स एक सरफेस पे रखा हुआ है सिर्फ, तो रखा हुआ है तो इस पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि चलने की टेंडेंसी नहीं है। रफ सरफेस पे रखा हुआ है तो सिर्फ रखा हुआ है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। लेकिन हमने लाके फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन, अब भी ब्लॉक नहीं चलता रेस्ट पे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। मतलब अब चलने की टेंडेंसी है लेकिन फिर भी बॉडी नहीं चल रही है, तो उसको किसने रोका होगा चलने से? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो क्या होता है? एडजस्टेबल होता है, उसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती। जैसे 10 न्यूटन पे भी ब्लॉक नहीं चला तो स्टैटिक फ्रिक्शन 10 हो जाएगा, 20 पर भी नहीं चला तो 20 हो जाएगा, 30 पर भी नहीं चला तो 30 हो जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है? टेंडेंसी को अपोज करता है, लेकिन एक लिमिट तक कर सकता है, उसके बाद वो बॉडी चलने लगेगी। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? म्यू एस इंटू एन। यहाँ पे म्यू एस क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से मैक्सिमम के बीच में कुछ भी लग सकता है। मैक्सिमम को लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, जो म्यू एस एन है, दिस इज मैक्सिमम फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो ऐसे भी कई बार यूज कर लेते हैं। और कई बार आप ऐसा देखेंगे कि एक बॉडी को मोशन को स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपेयर टू उसको चलाते रहना। तो जनरली जो म्यू एस है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये स्लाइटली ग्रेटर होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें स्टैटिक फ्रिक्शन का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो देखो, मेन कॉन्सेप्ट्स तो यही है, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। बाकी इसकी होती है प्रैक्टिस या एप्लीकेशन, तो उसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में देखेंगे। बाकी एक क्वेश्चन शायद आगे मैंने लिया होगा, उसको हम देख लेते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, ये आज लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर सेशन एंड करते हैं। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन दी ब्लॉक। इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट। अब ये ब्लॉक रेस्ट पे है तो इस पे एक्सीलरेशन क्या होगा? फ्रिक्शन क्या होगा? तो देखो, इसका वेट कितना हो गया? इसका वेट हो गया mg, ऊपर लग गया नॉर्मल। ठीक है, तो वेट इज इक्वल टू mg, g को 10 मान लें तो ये वेट हो गया 100। नॉर्मल वेट के बराबर ही हो जाएगा, तो नॉर्मल भी 100 हो गया।
तो पहले चेक करना है ऐसे केस में कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, एफ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, म्यू एन, तो 0.5 इंटू 100, तो 50 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है। अब चलाने वाला फोर्स भी कितना है, 50 न्यूटन। तो क्या बॉडी चलेगी, नहीं, 50 न्यूटन से ज्यादा पर ही चलेगी, तो बॉडी विल नॉट मूव। और स्टैटिक फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर देगा। तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक कितना लगेगा, 50 न्यूटन, और एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, 0।